हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे एक न्यू साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो चलिए उसके बारे में सुनते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है, पहले निचोड़ सुनिएगा, उसके बाद बिल्कुल आसानी से हम लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर देते जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। तो कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरियर एवं बुक्का ने 1336 में की थी। और उसके पिता जो थे उनका नाम संगम था, उसी के नाम पे इस वंश का नाम संगम वंश रख दिया था। और हरियर बुक्का जो था काम्पिली राज में मंत्री थे। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था, जब काम्पिली को विजित हुआ, मतलब काम्पिली को जीता, तब हरियर और बुक्का को बंदी बना लिया, क्योंकि उस समय वहाँ के मंत्री कौन हुआ करते थे? हरियर और बुक्का। जब मोहम्मद तुगलक ने जीत लिया काम्पिली को, तो इन दोनों को बंदी बना लिया था और इससे इस्लाम धर्म जो है ज़बरदस्ती स्वीकार करवाया। फिर जाके उसको जो था सेनापति के रूप में दक्षिण भारत भेजने का ये निश्चय कर लेता है मोहम्मद तुगलक ने। फिर हरियर और बुक्का क्या करते हैं? तुगलक सेना के साथ काम्पिली आते हैं और उसके विद्रोह में जो है वहाँ पे उसके विद्रोह को दमन करते हैं। जब ये दक्षिण पहुँच जाते हैं तो फिर वहाँ पे एक संत मिलते हैं विद्यारण्य, उनसे वो मिलते हैं और पुनः से वो हिंदू बन जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद तुगलक ने जो था इन दोनों को मुस्लिम धर्म, इस्लाम जो था, इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया था। तो ये उस संत से मिलने के बाद पुनः हिंदू बन जाते हैं और फिर ये विजयनगर को स्थापित करके हरियर एवं बुक्का जो था अपने क्या करता है, शिक्षा लेते हैं भास्कराय शायन से, और यहाँ पे ये अपना स्थापना कर देते हैं। और ये 4 वंश जो हैं, 4 राजवंश जो हैं स्थापित होता है, जिसमें आप नाम सुने होंगे संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। तो ये विजयनगर में 4 महान जो थे राजवंश हुए। तो ये चारों याद रखिएगा। पहला था संगम वंश, जो कि 1336 से लेके 1485 तक चला था। आप लोग सुन रहे होंगे। संगम वंश जो है ये आपका विजयनगर में 4 वंश थे। तो यहाँ पे चारों की राजधानियाँ भी हैं। तो पहला था संगम वंश, जो कि कब से कब तक चला? तो ये 1336 से लेके 1485 तक चला। जैसे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले दिल्ली सल्तनत देखे थे, तो 4 राजवंशों में फर्स्ट हो गया संगम वंश, जो कि 1336 से 1485 तक इसका शासन रहा और इसकी राजधानी थी अनेगोंडी। फिर नेक्स्ट है शालू वंश। शालू वंश जो था 1485 से लेके आपका 1505 तक ये कार्य करता है, जिसकी राजधानी विजयनगर होती है। फिर आता है आपका तुलु वंश, जो कि 1505 से लेके 1570 तक चला और इसकी राजधानी बेनुगोंडा थी। और 4 नंबर पे आता है आपका अराविडु, जिसकी राजधानी आपकी चंद्रगिरी थी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये वंश जो था लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं एक एक के बारे में, और इससे जो भी निचोड़ निकलेगा उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस के माध्यम से इस चैप्टर जो है हमारा एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 वंश याद हो गया होगा, संगम, सालू, तुलु और अराविडु। चलिए, चारों राजधानियाँ एनीगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा और चंद्रगिरी थी। चलिए, फर्स्ट था आपका हरियर फर्स्ट जो था, ये इसके बारे में कुछ जानते हैं। जो इम्पॉर्टेंट राजा होंगे उनके बारे में जानते हैं। तो 1352-53 ईस्वी में हरियर फर्स्ट ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी थी, जिसमें एक था कुमार सबल और दूसरा कुमार कंपन। ओके, तो कुमार कंपन अड्यार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। और उसकी पत्नी जो थी कुमार कंपन की, उनकी पत्नी जो है गंगा देवी, अपने पति की विजय में अपने ग्रंथ मदुरा विजय, वो बुक लिखती है, उसमें सजीव वर्णन भी करती है अपने पति का। फिर एक कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। तो ये बुक्का राय प्रथम जो था उसका पुत्र था कौन? कुमार कंपन, जो कि जीतता है और जीतने के बाद अड्यार को ये मिला देता है विजयनगर में। तो इसकी पत्नी गंगा देवी इसका क्या करती है? मदुरा विजय में वर्णन भी करती है। चलिए, 1377 में बुक्का की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र हरियर द्वितीय जो था वो सिंहासन पर बैठता है। उसने महाधिराज की उपाधि धारण भी किया था। फिर है उसने कनाड़ा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा के से राजस्व वसूल किया। हरियर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज से बेलगांव और गोवा छीनना था। बस इसका 2 ही इम्पॉर्टेंट काम था। तो ये आपका बहमनी राज से बेलगांव और गोवा छीना, बस यही 2 काम किया था हरियर द्वितीय ने।
चलिए, और वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। कौन? तो हरिहर द्वितीय। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर कभी पूछ दे, हरिहर द्वितीय जो था किसका उपासक था? तो शिव के विरूपाक्ष रूप का ये उपासक था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगिरी के सामंत नरसी शालू ने संगम वंश का अंतिम शासक, तो संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सबसे पहला वंश हम लोगों का संगम वंश था, उसका अंतिम शासक जो था वो था प्रौढ़ देवराय। इसको पदच्युत किया 1485 में और सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। तो ये आपका शालू वंश की स्थापना हो जाती है। तो वीर नरसी ने नरसी शालू के पुत्र इमामी नरसी, यानी कि शालू वंश का जो अंतिम शासक था इमामी नरसी, इसको पदच्युत कर देता है और तुलु वंश की स्थापना करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग देखें कि आपका पहले आपका संगम वंश था, संगम वंश का जो अंतिम शासक था उसको हटाने के बाद शालू वंश बनता है। उसके बाद शालू वंश के जो अंतिम शासक थे उनको हटा के फिर तुलु वंश की स्थापना की जाती है। और तुलु वंश 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका सबसे छोटा पुत्र जो कि कृष्णदेव राय, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, सबसे महान शासक होते हैं, जिनका नाम था कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय जो थे आपके, तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो थे तुलु वंश से संबंधित थे। बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि तुलु वंश से इनमें से कृष्णदेव राय का किनका संबंध है? तो 21 वंश से, तो तुलु वंश से संबंधित थे, जो कि 1509 से 1529 तक ये आपके गद्दी पे बैठते हैं। चलिए, तो कृष्णदेव राय जो है उत्तराधिकारी उनका अच्युत देव राय, उनका भाई जो था ये बनता है आपका। तो देखिए, कृष्णदेव राय जो थे महान शासक थे, तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। तो गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह से लड़ा, जिसमें कुली कुतुब शाह पराजित हो गया, कृष्णदेव राय की विजय हुई थी। कहा जाता है कि विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग किसे बोला जाता है? तो ये कृष्णदेव राय के समय को ही बोला जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में जो था, उसके दरबार में तेलुगु जो थे 8 महान विद्वान एवं कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। और एक आप लोग अष्ट प्रधान जो है वो शिवाजी के दरबार में होता था, और ये अष्ट दिग्गज हैं, तो याद रखिएगा अष्ट दिग्गज के नाम से 8 महान विद्वान और कवि थे जो कि इनके युग में रहते थे, और इनके जो दरबार थे उन्हें सुशोभित करते थे, इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे, ये खुद भी उत्कृष्ट कवि और लेखक दोनों रह चुके हैं। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यदा थी, और ये 5 महाकाव्यों में से एक है जो कि तेलुगु भाषा में है। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी कराया था। उस समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय के बारे में बतलाता है कि वो सबसे शक्तिशाली शासक था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देव राय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो ये भी याद रखिएगा, ये संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था देव राय द्वितीय, और ये कृष्णदेव राय तुलु वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट है, महाभारत के तेलुगु अनुवाद जो है 11वीं शताब्दी में नैनन, फिर है आपका 13वीं शताब्दी में टिक्कन, और 14वीं शताब्दी में एरियन द्वारा पूरा किया गया था। तो महाभारत का अनुवाद 11वीं, 13वीं और 14वीं शताब्दी में, 11वीं में नैनन, 13वीं में आपका टिक्कन और 14वीं में एरन के द्वारा पूरा किया गया था। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्र के रूप में विख्यात थे। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। फिर बोला जाता है कि जनवरी 1565 में आपका तालिकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और विदर की संयुक्त सेना ने विजयनगर पराजित किया, और इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार कहा जाता है कि तालिकोटा में लड़ा गया, किंतु यह वास्तविक क्षेत्र राजसी एवं तगंडी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथ में थी। अड़ावीडु वंश की स्थापना
1870 ईस्वी में लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ और रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजको वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि था। तो भूमि कर जो उपज दर के 1/3 व अंश से 1/6 अंश तक थी। फिर आपका कहा जाता है कि शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता था। उस समय एक कर लगता था जिसका नाम था शिष्ट। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें कहा जाता था। तो केंद्रीय राजस्व विभाग को क्या बोलते थे? तो 58वें या अथ-1 कहा जाता था। हम्पी का खंडहर जो है अभी आपका कर्नाटक में अवस्थित है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी भी थी। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पे अवस्थित है, हम्पी। हम्पी जो है आपका यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी आपका सम्मिलित है। विट्ठल मंदिर हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महान शासक जो थे कृष्णदेव राय ने 1509 से 29 ईस्वी के बीच में कराया था। और इस मंदिर में स्थित 56 यानी 56 दक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 56 आपका स्तंभ जो है वो अभी भी संगीत में स्वर निकालता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये विजयनगर साम्राज्य से इंपॉर्टेंट जो भी निचोड़ थे चारों राजवंशों के वो हमने देखा। अब चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं कि हम लोग कितना क्वेश्चंस कर पाते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा सारे हम लोग से बन जाएंगे। चलिए देखते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियर और बुक्का ने। और कब की थी? 1336 में। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे तो हरियर और बुक्का। फिर क्वेश्चन है आपका थर्ड, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की और देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियर प्रथम जो था ऐसा था। चलिए, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी, तो वो थी आपकी गंगा देवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीना, तो वो हो जाएगा आपका हरियर द्वितीय, जो कि दो ही काम करता था। एक आपका जो कि बहमनी से आपका गोवा छीना था और दूसरा बहमनी राज से बेलगांव को भी छीना था, यानी गोवा और बेलगांव दोनों को छीना था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कि आपका कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। नरसिम सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन सालू वंश का प्रारंभ किया। तो देखिए आपका नरसिम सालू जो था ये संगम वंश के बाद आपका सालू वंश आया था, तो ये आपका सही है। नरसिम सालू जो था संगम वंश का अंत कर दिया और राज सिंहासन पर बैठा, यानी सालू वंश का संस्थापक नरसिम सालू था, ये सही है। नेक्स्ट है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, तो ये भी सही है। तो ये सालू वंश को गद्दी से उतार के राज सिंहासन छीना था कौन? वीर नरसिंह ने। चलिए, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, तो ये भी आपका क्या है? सही है। तो ये वीर नरसिंह के बाद ये देखिए वीर नरसिंह जो था वो तुलु वंश का संस्थापक हुआ और उसके उत्तराधिकारी उनके अनुज हुए, यानी छोटा भाई कृष्णदेव राय। चलिए उसके बाद आया कृष्णदेव राय के उत्तरावर्ती उनके भाई अर्ध भाई अच्युत राय थे, तो ये भी सही है, यानी चारों सही है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो यहाँ पे किसके साथ? तो कुली कुतुब शाह के साथ ये युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि होते थे। नेक्स्ट है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो ये कृष्णदेव राय को बोला जाता है। नेक्स्ट है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय से। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो यहाँ पे हो जाएगा तेलुगु। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो ये हो जाएगा नागलपुर।
विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो कृष्णदेव राय के। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के राजकाल में। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अभी आपने देखा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। निकोलो क्वेंटी कौन था? तो निकोलो क्वेंटी जो था इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो देखिए निकोलो क्वेंटी जो था देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। और निकोलो क्वेंटी नगर एवं नगर में जाने वाले प्रमुख त्यौहार दिवाली, नवरात्र आदि का वर्णन करता है। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया। निकोलो क्वेंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता था। चलिए यहाँ पे तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात, तो यहाँ पे महाभारत जो है महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। तो यहाँ देखिए कंबन, नैनन, कुट्टन, टिक्कन। तो यहाँ हमने बताया था तो 3 बार ये अनुवाद किया गया था 3 लेखकों के द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नैनन के द्वारा और फिर आपका टिक्कन के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए 11वीं शताब्दी में नैनन और 14वीं में टिक्कन। नेक्स्ट है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को प्रथम आश्रय प्राप्त था? तो विजयनगर राजाओं का। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्यकाल में। निम्नलिखित में से किसके राजरोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए? तो यहाँ पे हो जाएगा कृष्णदेव राय। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध हुआ? तो यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था तो ये विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। ठीक है, चलिए तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे आपका भू राजस्व। वित्तीय व्यवस्था का मुख्य व्यवस्था क्या था? भू राजस्व, जो कि 1/3 और 1/6 दिया जाता था। नेक्स्ट है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, तो ये सही है। और फिर है आपका कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हम्पी। नेक्स्ट है आपका विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका हम्पी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो यहाँ पे बुक्का प्रथम के पास। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो यहाँ पे हो जाएगा देवराय के दरबार में। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो ये विजयनगर। और नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 दक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हम्पी में अवस्थित है। तो ये जो है मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के, जो कि तुलु वंश के महान शासक थे, उनके द्वारा 1509 से लेकर 1529 के बीच करवाया गया था। तो यहाँ पे जो आपके 56 दक्षित स्तंभ है वो अभी भी संगीत में स्वर निकालते हैं, जो कि हम्पी में अवस्थित है। तो इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था, इसलिए ये हम्पी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विजयनगर साम्राज्य से, जो कि हो चुके कंप्लीट आपके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो अब हम लोग मिलेंगे, देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे हम लोगों का दिल्ली सल्तनत प्रशासन, यानी दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन था, कैसी व्यवस्था थी उस समय शासन की, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ लिया, कौन कौन से राजवंश कब से कब तक शासन किए, और अब हम लोग जानेंगे उस समय प्रशासन व्यवस्था के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।